नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के महत्वपूर्ण मैगजीन्स के समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, और दिसंबर 2024 जो महीना था उसी की ये मैगजीन है। और इस मैगजीन में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए थे उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन से उसके अहम पहलू हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके आधारभूत समझ को विकसित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और सबसे अंत में उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड में कौन से महत्वपूर्ण ईपीडब्ल्यू मैगजीन के आर्टिकल हैं। तो पहला जो आर्टिकल हम ले रहे हैं वो है ग्रामीण क्षेत्रों में बी निर्माण। बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दे की बात करें तो भारत में स्थानिक विकास और संरचनात्मक जो परिवर्तन है उसकी असंतुलित प्रकृति ने अब आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि सृजन है, उसके बीच में जो संबंध है उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है। किसके बीच की बात हो रही है? तो अपने देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है और जो एम्प्लॉयमेंट सृजित होने की बात कही जा रही है, इसके बीच का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर हो रहा है, और यही चिंताजनक विषय है। और इसी कारण से जो बी निर्माण क्षेत्र है, खास तौर पे इस क्षेत्र के शहरीकरण में जो डी अर्बनाइजेशन है उसमें जो कमी है, उसके बीच भारत को अपने छोटे जो सिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे नगर हैं, जो शहर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर अब नीतिगत स्तर पे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वही इसका समाधान हो सकता है। ग्रामीण जो संरचनात्मक जो परिवर्तन है वही संधारणीयता जो बी निर्माण क्षेत्र है उसके विस्तार को मजबूत कर सकती है, और सबसे बड़ी जो क्षमता है वो भी प्रदान कर सकती है। और इसी कारण से ये अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बी निर्माण। सामान्य तौर पे जैसे बी निर्माण की बात करें तो बी निर्माण क्या है? तो जो मशीनें हैं, जो औजार हैं, जो श्रम है, उसका उपयोग करके, यानी संसाधनों का उपयोग करके जो सामान बनाने की प्रक्रिया है उसे ही आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? बी निर्माण कहते हैं। या कहें तो जब जो कच्चे माल हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को भी बी निर्माण कहते हैं। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि जो बी निर्माण आधारित जो उद्योग हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। उन्हें देश के विकास की रीढ़ कहा जाता है। और बी निर्माण जो उद्योग है ये कहीं ना कहीं किसी भी देश में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसको आधुनिक बनाने में मदद करते हैं। और ये अपने या किसी भी देश में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसको कम करने में मदद करते हैं। वाणिज्य व्यापार को बढ़ाते हैं, देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बी निर्माण विषय है ये काफ़ी अहम है। अब देखें कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बी निर्माण की आखिर नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? ये सबसे गंभीर विषय है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में देखें तो ठीक ठाक स्थिति में है। जो उसकी मजबूती है वो ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास होने के बावजूद अपने देश में जो बेरोजगारी है वो काफ़ी अधिक है। बेरोजगारी का संकट है, उससे पूरा देश ग्रस्त है। दशकों के प्रयास के बावजूद भी कृषि से गैर कृषि नौकरियों में जो बदलाव है वो नहीं हो पाया है। जो होना चाहिए वो चेंजेस नहीं हो पाए हैं। और वर्तमान में देखें तो कुल रोजगार का 40% से अधिक अभी भी कृषि क्षेत्र में ही लोग जुड़े हुए हैं। अगर स्थानीय क्षेत्रों की बात करें तो प्राय वहाँ पर आय और नौकरी में वृद्धि का सबसे अच्छा पूर्वानुमान होता है। जैसे अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है वो होने के साथ जो स्थानीय स्तर पे जो विकास है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के बीच में जो तालमेल है वो बेहतर होता है। भारत का विनिर्माण जो क्षेत्र है ये
लगभग 20 वर्षों से भी अधिक समय से एक तरह से क्या है, पूरी तरह से स्टेबल बना हुआ है। इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो 15% है और ये जो सेक्टर है पूरी तरह से स्थिर है। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज और राष्ट्रीय चैंपियन सहित नीतिगत प्रयासों के बावजूद भी जो जीडीपी है उसमें विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है। ग्रामीण जो कृषि है उससे शहरी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है और उसके साथ ही जो समाज है, समाज की ओर भारत में अभी भी देखें तो जो संरचनात्मक परिवर्तन अब तक हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और इसी कारण से ये जो मुद्दा है वो गंभीर हो चुका है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि विनिर्माण क्षेत्र का शहरीकरण, जो डी अर्बनाइजेशन है, ये क्या है। देखिए, वर्तमान में शहरों में किए गए जो भी भौतिक और बुनियादी जो ढांचे हैं, उन ढांचों के जो निवेश हैं वो निवेश किए जाने के बावजूद भी भारत का जो विनिर्माण है वो विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में या शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा है। ये इसका नेचर देखने को मिला है वर्तमान के 1-2 दशक में। शहरी जो रोजगार है, जो प्रोडक्शन है, उसमें संगठित विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है और जो शहरी क्षेत्रों में जो उद्यम है उनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो आंकड़े हैं वो उल्टा प्रदर्शित होते हैं। वहाँ पर ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं और शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानिक परिवर्तन है, जो स्पेशियल चेंज है, उसकी जो परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया है उसमें विनिर्माण की जो लागत है उसको पहले से कम कर दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि खराब ग्रामीण जो भौतिक और मानवीय जो बुनियादी ढांचे हैं वो इसके विस्तार में कहीं ना कहीं बैरियर का काम कर रहे हैं, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र के विपरीत सेवा क्षेत्र का जो स्थानिक विकास है वो शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, अर्बन रीजन तक ही सीमित है। बेहतर बुनियादी ढांचे वाले जो शहरों हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर वो फैल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसका विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण यही है, जैसा कि हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचे की कमी है, जो भौतिक मानवीय जो संसाधन है उसका उस स्तर पे विकास नहीं हो पाया है, जो स्किल्स है उसकी कमी देखने को मिल रही है। इस कारण से जो सेवा सेक्टर है उसका जो संबंध है वो अभी तक केवल अर्बन क्षेत्रों से ही है। शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण जो क्षेत्र है उसका विस्तार उद्यम को अधिक कुशल आवंटन और स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। कई सारे इससे जुड़े हुए मुद्दे भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखिए, भारत के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के जो भावी इंजन है वो भीड़ भाड़ वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो महानगर हैं, महानगरों में ही नहीं है बल्कि इसके छोटे जो शहर हैं, जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं, स्प्राल है, अर्बन रीजन है, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उनका विस्तार देखने को मिल सकता है। देश की आधी से ज़्यादा जो शहरी आबादी है वो छोटे शहरों में रहती है और भारत का जो औद्योगिकरण है वो महानगरीय विस्तार से नहीं बल्कि कई छोटी और बिखरी हुई जो बस्तियां हैं उनके उभरने से कहीं ना कहीं अभिप्रेरित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में इस संदर्भ में खास तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और सरकार के द्वारा किए गए अभी तक जो नीतिगत जो पॉलिसी के स्तर पे जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उन्होंने सक्रिय औद्योगिक और शहरी नीति पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में जो छोटे शहर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी भूमिका को नज़रअंदाज अभी तक किया गया है, जो नहीं किया जाना चाहिए। और इसी ने देश के भीतर तेजी से बढ़ती हुई स्थानिक और उप क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उनको और बढ़ाया है। अब इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि तब आगे किया क्या जाना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की तीव्र गति को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे भारत को अपने नीतिगत जो एजेंडे हैं उसमें जो 100 स्मार्ट जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, उनसे हटाकर ये जो प्रोजेक्ट है इस पर से फोकस हटाकर वैश्विक स्तर पे छोटे जो शहर हैं
वहाँ तक फोकस करना होगा। और ये वर्तमान में मौजूद जो विशाल स्थानिक जो कह सकते हैं राष्ट्रीय जो असमानताएं हैं उनको कम करके उनके विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। भारत को देखें तो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के बारे में अपनी समझ जो है वो बदलने की ज़रूरत है। इससे न केवल जो सांख्यिकी जो उपाय हैं उन पर फोकस होगा, बल्कि आर्थिक क्षमता उसका जो वर्गीकरण है उस पर भी फोकस करना होगा। विनिर्माण जो क्षेत्र है उसका विस्तार करने के लिए ग्रामीण जो संरचनात्मक जो परिवर्तन है उसकी आवश्यकता है। कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो निजी निवेश है उसको आकर्षित करने की देखें तो अपने देश में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनमें ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है उन परियोजनाओं की जो विशेषताएं हैं, बढ़ता जो मध्यम वर्ग है, बाजार का जो आकार है, दीर्घकालिक जो स्थिर और राजस्व जो प्रभाव है, जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उससे अधिक निवेश या रिटर्न जो है वो एक अहम मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ढूंढना होगा। ये सभी कारक कहीं ना कहीं अधिकांश जो संस्थागत निवेश हैं उनके आकर्षण का कहीं ना कहीं कारण होते हैं। तो इन सभी कारकों को सही करना होगा। ग्रामीण जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसको गति देने के लिए वित्त पोषण सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए काम करना होगा। शहरी ग्रामीण संबंधों को बेहतर बनाने और साझेदारी का निर्माण करने के उद्देश्य से जो वित्तीय संसाधन है, फिनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केट हैं, जो बाजार हैं, जो संस्थागत और प्रशासनिक जो संस्थान हैं उनको पहले से मजबूत करना होगा। तभी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे वहाँ पर रोजगार में वृद्धि हो सकती है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो हम बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण जो संरचनात्मक परिवर्तन है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे जो रोजगार है उसके सृजन की गति बढ़ेगी। ग्रामीण जो भारत है विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनका जनसांख्यिकी जो लाभांश है और भूमि की जो उपलब्धता है वो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है। और ऐसे में संरचनात्मक जो परिवर्तन है उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए देखें तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवेयरनेस है, जो जागृति है, वो बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण पहल है। तो ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो विनिर्माण है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है और उन क्षेत्रों को कह सकते हैं कि काफ़ी कह सकते हैं सहूलियत प्रदान की जा सकती है और देश का भी विकास किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल ख़त्म हो गया। दूसरा आर्टिकल है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में परिवर्तन की जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी है, ये अहम मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी रूरल सेक्टर्स है, जो रीजन है, वर्तमान में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है और जो अपने देश में देखें तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है ये एक तरह से ट्रांजिशन, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और ये जो संक्रमण है ये आर्थिक और सामाजिक स्तर पे आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल सकता है। कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो पिछले जो दशक है, पिछले अगर हम दशक की बात करें, डिकेड की बात करें, यानी कि 10 वर्षों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल सेक्टर है, अपने देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर नीति आधारित और प्राकृतिक दोनों तरह के जो आर्थिक झटके हैं वो लगे हैं। जैसे 2014 और 2015 आप सभी को याद होगा, ये जो वर्ष है ये एक तरह से सूखे के लिए जाना गया। उसके बाद देखें तो नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हुई, उसके बाद आपका कोविड-19 जो पेंडेमिक था, जो महामारी थी, उसका प्रभाव हो गया। और फिर ये जो घटनाएं थी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। और इन झटकों ने जो ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उत्पादन के साथ देखें तो
श्रम जो संबंध है इसके साथ जो लेबर का रिलेशन है उसे खराब कर दिया और अंतर क्षेत्रीय जो बदलाव है वो बड़े स्तर पे परिलक्षित होने लगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के संगठन पे इन घटनाओं का खास तौर पे प्रभाव देखने को मिला है। परिवर्तन के जो क्षेत्र हैं उन पर अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित किए गए जो सर्वेक्षण हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र में आने वाले जो मुद्दे हैं, जो परिवर्तन है, उनकी एक बड़ी श्रृंखला को परिलक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हालांकि अगर इन संदर्भों में देखें तो मुद्दे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं इनकी प्रकृति में बहुत कुछ अंतर देखने को मिलता है और प्रकृति में जो विविधता है उसको देखते हुए इनका जो जनरलाइजेशन है वो तो नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ मुद्दे सभी में सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं और उस आधार पर हम इसे दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है आर्थिक क्षेत्र और दूसरा जो है वो है सामाजिक क्षेत्र। अब देखिए, अगर इकोनॉमिक सेक्टर की हम बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से जो कृषि क्षेत्र है अब भी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार नहीं रह गया है। हालांकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं रही है। वर्ष 2000 जो 4 है, 2000 जो 5 है, ये जो वित्तीय वर्ष है, इसके बाद कृषि में देखें तो जो लेबर फोर्स है, जो श्रम बल है, उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिली है। जो वर्ष 2017 और 2018 का वर्ष है तब तक जारी रहा और कृषि में वर्तमान में देखेंगे तो जो श्रमिकों की संख्या है, जो श्रम बल है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो श्रम बल है अभी भी देखेंगे तो लगभग 66 ये मिलियन है। तो ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी अधिक है, लेकिन अभी भी इस कमी को ये दर्शा नहीं रहा है। और हाल के जो साक्ष्य हैं वो कृषि में जो श्रमिकों की वापसी है वो दिखा रहे हैं। तो अब क्या है कि अब धीरे धीरे कृषि सेक्टर में जो लेबर्स हैं इनकी वापसी को दर्शा रहे हैं, ये डेटा अब देखने को मिल रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में बढ़ते जो कार्यबल हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो वर्क फोर्स है, उसके साथ जो संरचनात्मक जो परिवर्तन है, जो कुछ झटके लगे जैसा कि सूखा, पेंडेमिक और भी ऐसे झटके लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो एक अवशोषक के रूप में काम की है, क्योंकि मध्यम से लेकर दीर्घ अवधि के जो गैर कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें गतिशीलता देखने को मिली है। और ये परिवर्तन विशेष रूप से देखें तो गैर कृषि क्षेत्र, शहरीकरण, जो प्रवासन का पैटर्न है उस प्रकृति में विशेष रूप से देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कृषि की घटती जो भूमिका है उसके साथ गैर कृषि कार्यों में बढ़ती भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब भी ये पेंडेमिक आया उसके बाद एक स्थिति पूरी तरह से पलट गई थी, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां बदल गई। अधिकांश जो ग्रामीण परिवार हैं, परिवार भी कृषि क्षेत्र से क्या हो रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, वो गैर कृषि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर संलग्न हो रहे हैं। गांव की जो आय है, जो असमानता उसमें है, वो एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो वो आधारभूत ढांचे, वो रोजगार के अवसर, वो जो व्यवस्था की सोच है लोगों की, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। वर्ष 2006 की बात करें, अगर वित्तीय वर्ष 2006 से लेकर 2007 की बात करें, या और अगर इसे लंबा हम अवधि बना लें तो 2006 से लेकर हाल के अगर वर्ष तक आए, 2023 तक आए, तो ये जो अंतराल है, इस अंतराल के बीच में जो गांव है, जो विलेज है, गांव में कुल आय में 3 गुना वृद्धि देखने को मिली। गांव में जो आय है उसमें 3 गुना वृद्धि देखने को मिली, ये वृद्धि देखने को मिली है।
क्षेत्रीय विकास दर स्थिर कृषि की तस्वीर पेश करता है। गैर जो कृषि विकास है उसका प्रमुख कह सकते हैं कि चालक है। और गैर कृषि आय के विपरीत देखें तो प्रतिवर्ष लगभग 7.3% की वृद्धि देखने को मिली है। कृषि जो आय है उसके संदर्भ में इस अवधि के दौरान देखें तो केवल 0.1% की वृद्धि के साथ ये लगभग सेक्टर स्थिर है। उत्तर मध्य भारत की अगर स्थिति की हम तुलना करें तो वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें कि दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ जो अध्ययन किए गए हैं और उस बात पर आम सहमति है कि दक्षिण के राज्यों के जो गांव हैं वहाँ पर गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वहाँ के प्राथमिक जो चालक हैं उसके रूप में उभर रहा है। किंतु गैर कृषि जो नौकरियां हैं उन तक जो पहुंच है वो वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे कहीं ना कहीं समान नहीं है। हाशिए पर जो स्थित जातियां हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए गैर कृषि कार्य में जो संलग्नता है वो केवल शारीरिक श्रम और छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं वहीं तक सीमित है। बेहतर आय उत्पन्न करने के लिए वो जो स्थिति है वो पर्याप्त नहीं है। बस नाम के लिए गैर कृषि कार्यों में वो सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो केवल उनके जीवन निर्वहन तक ही सीमित है। भौतिक संचार जो नेटवर्क है उसके माध्यम से जो बढ़ती हुई कनेक्टिविटी है, जो संचार में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसने शहरी क्षेत्रों में तो गांवों से और अधिक निकट ला दिया है। लेकिन भूमि जो श्रम है, जो फिनेंस है, वित्त है, ग्रामीण और शहरी बाजारों को देखें तो एक तरह से इंटीग्रेट को और बढ़ाया है। तो इस मामले में जो कम्युनिकेशन है उसका अहम रोल है। लेकिन कृषि के भीतर जो फल है, सब्जियां हैं, ऐसे जो बागवानी फसलें हैं, उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ वाणिज्यिक फसलों की ओर भी एक तरह से देखें तो एक पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर जो कमर्शलाइजेशन है, जो व्यवसायीकरण है, उसकी जो प्रक्रिया है वो मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम है उसको कायम रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी असमानता तेजी से बढ़ा है। तो आर्थिक क्षेत्र में कहें तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। और ऐसे ही देखेंगे तो सामाजिक जो क्षेत्र है ये भी यहाँ भी जो परिवर्तन है वो जाति, जो कास्ट है, वो एक बड़ा मुद्दा है। जो जाति समूह में बटा हुआ अपना पूरा देश है ये एक अहम मुद्दा है। और महामारी के असमान जो प्रभाव देखने को मिले, कहीं ना कहीं इनमें अनुसूचित जाति को महामारी के दौरान महत्वपूर्ण रूप से जो रोजगार है उसका नुकसान देखने को मिला। पास के शहरों तक देखें तो पहुंच और परिवहन नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार ने भी इस तेजी से इन्हें उभरने में मदद की है। लेकिन अभी भी जो देखें कि शहरीकरण है, ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है, शिक्षा में जो सुधार है, कहीं ना कहीं इनमें उस स्तर पे वृद्धि नहीं देखने को मिली है जिस कारण से ये जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं उपलब्ध द्वितीयक विश्लेषण से व्यापक जो रुझान है उनमें समानता उस लेवल पे प्रतीत नहीं हो रही है। जैसे अगर हम देखें कि रियल इस्टेट जो है, भूमि के बढ़ते संकेंद्रण से रियल इस्टेट और भूमि के जो व्यापारिक उपभोग है, जो उपयोग है, उसका उदय हो रहा है, जो न केवल गाँव में असमानता को जन्म दे रहे हैं बल्कि गांव में जो भूमि की प्राथमिक संपत्ति है उससे निचली जो जातियां हैं, जो समुदाय हैं, उनका बहिष्करण भी हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए दिल्ली है, लखनऊ है, वाराणसी है, तो मूल जो सिटी है उस सिटी का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो बाहर का जो रीजन है जो कभी गाँव था, तो गाँव में जो बड़ी जातीय आधारित जो भूमि पर अधिग्रहण है या मालिकाना हक है, उस कारण से कहीं ना कहीं वहाँ पर जो रियल जो स्टेट है उसका जो विस्तार हो रहा है, उस कारण से वहाँ पर जो निचली जातियाँ हैं, जो समुदाय हैं, उनका बहिष्करण वहाँ से हो रहा है। क्योंकि वहाँ जो अधिक भूमि है वो किसी बड़े जाति का है, तो अगर वो रियल एस्टेट को अपनी भूमि बेचता है तो वहाँ अगर छोटी मोटी कोई भूमि है तो कहीं ना कहीं उसे बहिष्करण का सामना करना पड़ रहा है।
यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति के परिवार हैं, उनकी भूमि जो है वो बाजार से लगभग गायब दिखी है। उनकी भूमि तक पहुंच भी नगण्य है। भूमि तक पहुंच से वंचित होने के मतलब यही हुआ कि किराएदारी जो है वो बाजार और औपचारिक ऋण तक जो पहुंच है उनसे वो वंचित होंगे। तो ऐसी कई सारी जो बातें हैं वो सामाजिक क्षेत्र में देखने को मिली हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, यही नहीं, अध्ययन कई सारे किए गए हैं जिसमें बहुत सारे जो कह सकते हैं आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा देखिए एक दो बातें और हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर कृषि क्षेत्र है, अगर गैर कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाएंगे तो कुछ गैर कृषि क्षेत्र हैं। उन गैर कृषि क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर कृषि गतिविधियां हैं वो पहले से क्या है कि बढ़ी हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के जो रोजगार हैं वो बाजार में गरीब और निम्न जातियों के जो लोग हैं वो अकुशल जो शारीरिक श्रम है, जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं, उस तक ही सीमित हैं, जो एक बेहतर जीवन स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। और दक्षिण भारत में देखें तो जो नेटवर्क है, जो रोजगार है, जो ऋण है, जो गतिशीलता है, जो कौशल सर्वेक्षण है, इसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर विभिन्न प्रवृत्तियों और जो पैटर्न है उसका अध्ययन किया गया है। इसके अनुसार भूमि न केवल कुछ घरों तक ही केंद्रित है, बल्कि इसमें जातिगत आधार पर भी स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है, जिसमें भूमि स्वामित्व जाति जो कह सकते हैं कि संरचना है, जो ऐतिहासिक असमानता है, उसको ये प्रदर्शित करते हैं। अध्ययन में यही कहा गया कि वित्त की बढ़ती जो पैठ है कहीं न कहीं वो ऋणग्रस्तता में योगदान दे रही है, और ऋण जो ग्रस्तता है उसका पैटर्न मौजूदा जाति आधारित जो सामाजिक पदानुक्रम अपने देश में है उसको और मजबूत कर रहा है। और इसका उदाहरण आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मस्कावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अध्ययन में कृषि परिदृश्य के व्यवसायीकरण के प्रभाव का दीर्घकालिक दृष्टिकोण दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 6 दशकों में जो मस्कावाड़ है, यहाँ पर अध्ययन जो किया गया उससे ये पता चला कि राज्य के हस्तक्षेप से प्रेरित तीव्र व्यवसायीकरण ने पूंजी की तीव्रता, बाजार एकीकरण और कृषि अर्थव्यवस्था के वित्तीकरण में वृद्धि के साथ ही हाशिए पर पड़े जो जाति समूह हैं उनके बहिष्कार में भी योगदान दिया है। ये कृषकों के सामने एक बड़ी समस्या है, या कहें जो पिछले या कहें वहाँ पर दुत्कारे गए जो समुदाय हैं उनके सामने ये एक बड़ी समस्या है। और इसमें भूमिहीनता में वृद्धि हुई है, और पूंजी का जो संकेंद्रण है भूमि और गैर भूमि दोनों ही प्रमुख जातियों के हाथ में हुआ है, और इस कारण से देखें तो असमानता में वृद्धि हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं वो हम देख सकते हैं। तो आज के इस EPW में इन आर्टिकल के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी इस आर्टिकल पर प्रश्न लिख सकते हैं, उसके उत्तर लिख सकते हैं। ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, एक बार ट्राई करिएगा। अगले जो इस सीरीज़ के अंतर्गत जो एपिसोड होगा उस पर हम अब तक जितने भी 2-3 जो कह सकते हैं कि मैगजीन पर आधारित आर्टिकल हमने डिस्कस किया है उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनकी एक पूरी श्रृंखला आपको हम देंगे अगले एपिसोड में, और आप फिर उसे लिखने का प्रयास करिएगा। उससे पहले अपने स्तर पे प्रयास करिए, जो भी आर्टिकल हैं उन पे उत्तर अगर आप लिख पाते हैं, फ्रेमिंग कर पाते हैं, फ्लो चार्ट बना पाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बाकी तो हम फिर अगले एपिसोड में उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।